मैं डॉक्टर जिपी गोधा ईश्वा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर जयपुर में एज अ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर यंग गर्ल्स जो आजकल आती हैं या आपके आसपास भी आपने सुना होगा, बहुत सारे पेशेंट्स इसके मिलते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पीसीओडी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही है। तो पीसीओडी क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसमें हमें कब ट्रीटमेंट कराना चाहिए, आज हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए, पीसीओडी जो है वो एक मुख्य रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यानी जो नियमित माहवारी आती है फीमेल को, उसमें पीरियड के सेकेंड डे से जो हार्मोन बढ़ने चाहिए, जो उनके फॉलिकल की ग्रोथ कराते हैं और अंडाणु को विकसित करते हैं, वो पीसीओडी के पेशेंट में नहीं होता। अंडाणु विकसित होने से वो 14वें दिन 15वें दिन के आसपास ओवरी में से रप्चर होकर बाहर आता है और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब में जाता है। तो पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से होता है कि ये नियमित रूप से अंडाणु विकसित नहीं रहते हैं। तो अंडाणु ओवरी में होते तो हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं वो मुख्य रूप से हमें 3 कारणों के साथ प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला होता है अनियमित माहवारी। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी पीरियड 2-2 महीने में, 3-3 महीने में आते हैं, या फिर 1 महीने में 2 बार पीरियड आ गया, या फिर पेशेंट कहता है कि मुझे सिर्फ स्पॉटिंग जितना पीरियड हुआ, पता भी नहीं चला। तो ये नियमित जो पीरियड की इरेगुलरिटी है, ये पीसीओडी के लिए बहुत कॉमन है। सेकंड जो समस्या आती है पीसीओडी में, वो होता है हेयर ग्रोथ। पेशेंट को अचानक से तो नहीं, पर पेशेंट को अनवांटेड हेयर ग्रोथ रहती है, जैसे चेहरे पे, चिन पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, और एक्सेसिव उन्हें हेयर ग्रोथ की समस्या रहती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको एक्ने की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब चेहरे पे मुहासे रहना हमेशा, ये भी पीसीओडी का एक लक्षण होता है। जो पीसीओडी में तीसरी मुख्य समस्या हम देखते हैं वो होती है इनफर्टिलिटी। यानी पीसीओडी की महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हैं। देखिए, जब भी पीसीओडी के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें उसे कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट और सोनोग्राफी करानी चाहिए। इसमें यूजुअली हम पेशेंट के डे 2 पे LH और FSH का और कुछ और हार्मोन का टेस्ट करा सकते हैं। नॉर्मली जो FSH LH का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। पीसीओडी में LH ज़्यादा होता है और ये रेशियो रिवर्स हो जाता है। सेकंड जो होता है वो हम मेल हार्मोन जो हमारे एक्ने और हेयर ग्रोथ करा रहे हैं, उसके लिए टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल, DHEA लेवल, ये करा सकते हैं। तीसरा जो हमें ज़रूरी है कराना वो होता है सोनोग्राफी। पीसीओडी में जो सोनोग्राफी में हम मुख्य रूप से ओवरीज देखते हैं। ओवरीज की पीसीओ मॉर्फोलॉजी होती है, यानी उसमें छोटे छोटे 2 to 10 mm के मल्टीपल फॉलिकल हमें दिखते हैं, और ओवरी का जो वॉल्यूम होता है वो यूजुअली 10 cc से ज़्यादा होता है। तो पीसीओडी का पेशेंट जब भी आता है तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, पीसीओडी का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि उसमें पेशेंट को समस्या क्या है। उसे पीरियड्स की समस्या है, उसे एक्ने की समस्या है, या फिर उसे प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, ये समस्या है। दूसरा, पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी एज क्या है, इस पे डिपेंड करती है। जो पेशेंट का मेंसेस की समस्या है, उसके लिए बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जो 3 महीने से 6 महीने तक हम पेशेंट को दे सकते हैं साइकिल रेगुलर करने के लिए। जो सबसे मुख्य ट्रीटमेंट पीसीओडी का होता है वो होता है एक्सरसाइज। जो हमें पीसीओडी की कोई भी समस्या हो, चाहे पीरियड्स की, एक्ने की, हेयर ग्रोथ की या इनफर्टिलिटी की, वो तीनों के लिए ज़रूरी है। देखिए, पीसीओडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस मैं आपको समझा रही हूँ, उसमें एक मुख्य इंसुलिन रेजिस्टेंस का हार्मोन का भी बहुत रोल है। यानी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, उससे जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं वो पेशेंट को ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, और बहुत सारे पीसीओडी वाले पेशेंट आपको ओबीस मिलेंगे, यानी वो मोटे होते हैं। थिन पीसीओएस भी होते हैं, लेकिन कॉमनली मोटे वाले पीसीओएस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसमें हमें पीसीओ वाले पेशेंट में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। वो भी कार्डियो एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइज जिससे पेशेंट को थकान हो, उसका पल्स बीपी बढ़े, पल्स बढ़े और उसको स्वेटिंग हो। ऐसी एक्सरसाइज उसको कम से कम आधा घंटा सुबह करनी चाहिए और शाम को वॉक करनी चाहिए। एक्सरसाइज से उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस सही रहता है, वो वेट गेन नहीं करता, और उसको कभी कभी नियमित रूप से माहवारी आना भी शुरू हो जाता है। अगर एक्सरसाइज की जब हम शुरू करते हैं, उसके साथ दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी जो बहुत सारे खाने की परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। जो भी जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं,
वो सब उन्हें बंद करना चाहिए। मैगी है, पास्ता है, जो ये टोमेटो सॉस हैं और बिस्किट्स हैं, नमकीन है, ये सब चिप्स वगैरह बंद कर दीजिए। और हमें क्या ज़्यादा खाना है, हमें फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाने हैं, हमें फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, विटामिन सी वाले संतरा ज़्यादा खाने हैं, और हमें नियमित रूप से दाल, रोटी, सब्जी ये ज़रूर खाना है। तो पहला हो गया हमारा एक्सरसाइज, और फिर हमारा हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद नंबर आता है मेडिकेशन का। मेडिकेशन पेशेंट के सिम्टम पे डिपेंड करता है और पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो उन्हें नियमित 3 से 6 साइकिल्स हम ओवरऑल पिल्स, जो OCP पिल्स होते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, वो भी दे सकते हैं। एक्ने की और हेयर ग्रोथ की समस्या के लिए जो हेयर रिमूवल क्रीम है, जो लेज़र ट्रीटमेंट है, वो कराना भी कभी कभी पेशेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर एंड्रोजन एक्सेस है, यानी जो हमने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम एंटी एंड्रोजन भी ले सकते हैं। अब तीसरी समस्या आती है हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पाना। प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पा रही है PCOD वाले पेशेंट को, तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि उन्हें नियमित रूप में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, यानी जो एक मैच्योर एग बाहर आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम पेशेंट को पीरियड के सेकंड डे से ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो एग बनाने में, एग को ग्रो करने में हेल्प करती है, जैसे लेट्रोजोल है, क्लोमिफेन है, वो स्टार्ट करते हैं। फिर उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं पीरियड के 7th डे पे, 10th डे पे, 12th डे पे। ये देखते हैं कि उनका एग और जो फॉलिकल है वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेडिसिन से हेल्प नहीं मिलती तो इसके लिए हम इंजेक्टेबल हार्मोन भी लगा सकते हैं, जैसे FSH हार्मोन है, HMG हार्मोन है। उसको हम 2 या 3 बार या नियमित रूप से दे सकते हैं ताकि उसका एग ग्रो होना शुरू हो जाए। जिस भी दिन एग और मैच्योर हो जाता है, 18 to 22 mm के बीच में हो जाता है, उस दिन हम उसे रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और फिर पेशेंट को साथ में रहने को हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स के लिए बताते हैं। ऐसा हम 3 से 6 साइकिल कर सकते हैं। अगर ऐसे में भी पेशेंट कंसीव नहीं होता है तो ओवुलेशन इंडक्शन को हम IUI के साथ भी कर सकते हैं। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जिस भी दिन हम उन्हें एग का रप्चर का इंजेक्शन देते हैं, उसके 36 घंटे बाद हम हस्बैंड का सैंपल लैब में ले लेते हैं और उसमें से अनवांटेड और डेड स्पर्म रिमूव करके जो मोटाइल स्पर्म है उनको यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये होते हैं हमारे बेसिक ट्रीटमेंट और नॉर्मल ट्रीटमेंट। फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं PCOD के जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में IVF उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें भी हम पीरियड के सेकेंड डे से 10-12 दिन के लिए उनको इंजेक्शन देते हैं, फिर उनके एग्स को बाहर रिट्रीव करते हैं, यानी लैब में देखते हैं, मैच्योर और इमैच्योर एग को अलग कर लेते हैं और मैच्योर एग को IVF और ICSI की टेक्निक से स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज हमने समझा कि PCOD से हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ, इसका ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।